संस्कृत प्रेमी सभी प्रिय बच्चों, आप सभी असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट या सेट की तैयारी कर रहे होंगे। अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप सबके लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आपका भविष्य शुभ हो, मंगलमय हो। आज हम आपकी सहायता के लिए आपके सिलेबस में से आचार्य विश्वनाथ के साहित्य दर्पण के कुछ बिंदुओं को लेकर उपस्थित हुए हैं। यद्यपि आचार्य विश्वनाथ आचार्य मम्मट आदि के पश्चात हुए हैं और उन्होंने काव्यशास्त्र की दृष्टि से जो भी लिखा है उस पर आचार्य आनंदवर्धन, आचार्य मम्मट, इन सब का प्रभाव अवश्य पड़ा है। लेकिन साहित्य दर्पण उन सब से हट करके इसलिए है कि साहित्य दर्पण में केवल काव्यशास्त्र का वर्णन नहीं है, उसमें नाट्य शास्त्र के विषयों को भी लिया गया है। अतः हमें एक जगह पर काव्यशास्त्र और नाट्यशास्त्र इन दोनों विषयों पर पर्याप्त सामग्री मिल जाती है। अतः साहित्य दर्पण काव्य प्रकाश, ध्वन्यालोक, वक्रोक्त जीवितम आदि से कुछ भिन्न हो जाता है। ऐसे साहित्य दर्पणकार कविवर विश्वनाथ के विषय में आज हम थोड़ी सी जानकारी देना चाहेंगे। विश्वनाथ का व्यक्तित्व और कृतित्व ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि विश्वनाथ का जन्म एक ऐसे कुल में हुआ जहां पर उनसे पूर्ववर्ती और उनसे आगे वाले जो वंशज थे वे सब के सब काव्यशास्त्र और कवि परंपरा के धनी रहे हैं। पंडित विश्वनाथ साहित्य दर्पण के कारण से पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं है जिसके सिलेबस में आचार्य विश्वनाथ का साहित्य दर्पण न हो। इसलिए साहित्य दर्पण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हम साहित्य दर्पण के उन विषयों को समझें उससे पूर्व विश्वनाथ का संक्षिप्त परिचय जान लें। विश्वनाथ का पूरा नाम विश्वनाथ कविराज था और उनके पिता का नाम श्री चंद्रशेखर था। श्री चंद्रशेखर कलिंग राज्य के अधिपति के वहां, जो कि उस समय महाराजाधिराज नरसिंह देव थे, सभा पंडित के रूप में वहां पर उपस्थित रहते थे। चंद्रशेखर विश्वनाथ के पिता हैं, इतना यह महत्वपूर्ण विषय नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वे भी विश्वनाथ की तरह बहुत बड़े पंडित थे और 14 भाषाओं का उनको ज्ञान था। न्याय, व्याकरण, साहित्य आदि विषयों पर
उन्होंने अपनी लेखनी को चलाया था। और इतना ही नहीं, चंद्रशेखर जो हैं उनको शांति विग्रहिक के नाम से राजा के द्वारा संबोधित किया जाता था। उनको राज्यसभा में रहने के कारण से सकल विद्वज्जनों के द्वारा उनको स्वीकार किया गया था। उनके पिता का नाम, अर्थात विश्वनाथ के पितामह दादा का नाम क्या था, ये जब प्रश्न उठता है तो उनका नाम था श्री नारायण दास। श्री नारायण दास बहुत बड़े पंडित थे। कहते हैं कि उनके समय में एक बहुत ही प्रौढ़ विद्वान हुए हैं जिनका नाम था धर्मदत्त। उन्होंने श्री नारायण दास को चुनौती दी कि आप मुझे अगर शास्त्रार्थ में पराजित कर देते हैं तो मैं आपकी अधीनता स्वीकार कर लूंगा। समय आने पर उन दोनों का शास्त्रार्थ हुआ और श्री नारायण दास ने प्रौढ़ पांडित्य विभूषित धर्मदत्त को शास्त्रार्थ में पराजित किया। धर्मदत्त को परास्त करने के कारण से ही श्री नारायण दास को विद्वानों ने सकल सहृदय गोष्ठी गरिष्ठ इस उपाधि से सम्मानित किया। विश्वनाथ ने अपने दादा का परिचय साहित्य दर्पण में दिया है। उन्होंने लिखा है, यदाहु श्री कलिंग भूमंडलाखंडल महाराजाधिराज श्री नरसिंहदेव सभायाम धर्मदत्तम स्थगयन्तः सकल सहृदय गोष्ठी गरिष्ठ कवि पंडिता अस्मत् पितामह श्रीमन्नारायण दास पादः। इस प्रकार से उन्होंने इस कथन में ये वक्तव्य दे दिया है कि उन्होंने केवल धर्मदत्त को शास्त्रार्थ में पराजित ही नहीं किया, अपितु वहां उपस्थित विद्वज्जनों के द्वारा उन्हें सकल सहृदय गोष्ठी गरिष्ठ की उपाधि भी प्राप्त हुई थी। विश्वनाथ ने अपने पिता का भी अपने ग्रंथ में उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है कि हे विद्वज्जनों, चंद्रमा के समान आह्लादक श्री चंद्रशेखर के पुत्र श्री विश्वनाथ कविराज से किए गए साहित्य दर्पण नामक इस प्रबंध को देखकर संपूर्ण साहित्य तत्व को सुखपूर्वक जान लें। यद्यपि इस श्लोक में अपने पिता के औचित्यपूर्ण प्रशस्ति के साथ में उल्लेख करना उचित है, लेकिन स्वयं की श्लाघा भी उन्होंने कर दी है। इसलिए कहा है, श्री चंद्रशेखर महाकवि चंद्रसूनो श्री विश्वनाथ कविराज कृतम प्रबंधम साहित्य दर्पण ममुम सुधियो विलोक्य साहित्य तत्वमखिलम सुखमेव वित्त। इस प्रकार से श्री चंद्रशेखर का भी उल्लेख उन्होंने साहित्य दर्पण में किया है। उन्हें कविराज की उपाधि प्राप्त हुई थी, विश्वनाथ को भी, क्योंकि वे अनेक ग्रंथों के लेखक थे। विश्वनाथ जो है उन्होंने 9 ग्रंथों का प्रणयन किया था, जिनका जिक्र हम आगे करेंगे। संक्षेप में यह समझें कि विश्वनाथ की वंशावली क्या है। तो उनके जो दादा थे उनका नाम था श्री नारायण दास, उनके पिता का नाम था श्री चंद्रशेखर, और उनका जो पुत्र था
वह भी इस परंपरा में श्रेष्ठ लेखक वे हैं। उनका नाम था श्री अनंत दास। इस प्रकार से संक्षिप्त से ये वंशावली उनके बारे में हमें प्राप्त होती है। श्री नारायण दास, चंद्रशेखर और विश्वनाथ, इन तीनों को कलिंग नरेश से प्रधान अमात्य की दृष्टि से संधि विग्रहिक महापात्र की उपाधि प्राप्त हुई थी। देखिए, 3 वंश तक श्रेष्ठ कवित्व और व्यक्तित्व से संपन्न इन लोगों ने साहित्य जगत में अपनी पताका को फहराया था। इस कारण से उन्हें तत्कालीन नरेश के द्वारा अपनी सभा में रखना ये बहुत ही उचित था और उन सबको सांधि विग्रहिक महापात्र की उपाधि इसलिए प्राप्त थी क्योंकि वे प्रधान अमात्य थे। विश्वनाथ के पिता 14 भाषाओं के विद्वान थे, लेकिन विश्वनाथ कविराज तो उनसे भी एक कदम आगे निकले। वे 18 भाषाओं के अंदर पारंगत थे, निष्णात थे। और विश्वनाथ के पुत्र अनंत दास ने विश्वनाथ की परंपरा को बनाए रखा। यही कारण है कि अनंत दास ने साहित्य दर्पण पर एक टीका भी लिखी है जिसका नाम था लोचन टीका। अनंत दास ने अपने पिता श्री विश्वनाथ को कलिंगाधिपति का प्रधान अमात्य भी बताया है। उन्होंने साहित्य दर्पण पर लिखी लोचन नामक टीका में लिखा है, आसीत कपिंजल कुल क्षीरा कूपार चंद्रमा त्रिकलिंगाधिपध राधामधि सचिव कृति। विश्वनाथ ने भी अपनी टीका में स्वयं को सांधि विग्रहिक कहा है। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य प्रकाशकार मम्मट के काव्य प्रकाश पर काव्य प्रकाश दर्पण नामक एक टीका लिखी थी। उसमें उन्होंने स्वयं को सांधि विग्रहिक इस कथन से संबोधित किया है और इस कथन से यह भी सिद्ध हो जाता है कि ये ब्राह्मण कुल से थे, क्योंकि तत्कालीन समय में मनु परंपरा का निर्वहन होता था। इस कारण से प्रधान अमात्य की शोभा ब्राह्मण जाति के किसी सुपात्र को ही दी जाती थी। विश्वनाथ कविराज कहाँ के रहने वाले थे, इस विषय में बहुत ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन इनके स्वयं के ग्रंथ एवं इनके पुत्र के लिखित टीका में उत्कल देश के जो राजा हैं उनका उल्लेख हुआ है। कलिंग नरेश के ये प्रधान अमात्य थे। इससे ये सिद्ध होता है कि ये उत्कल देश के ही निवासी थे। ये तो थे इनके वंशज और उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व। अब ये प्रश्न उठता है कि विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण के अतिरिक्त भी कुछ और लिखा था क्या, क्योंकि वे एक काव्य शास्त्री के रूप में तो बड़े विख्यात थे, लेकिन वे कवि भी थे क्या? हाँ, इस प्रश्न का उत्तर है हाँ, क्योंकि उनको कविराज की जो उपाधि मिली है वह यूं ही नहीं मिल गई। उन्होंने बहुत से ग्रंथों का प्रणयन किया था, उन्हीं के कारण से उन्हें यह उपाधि प्राप्त हुई थी। उन्होंने महाकाव्य, खंड काव्य, नाटक आदि अनेक विधाओं में अनेक काव्य लिखे थे। विश्वनाथ की जो लेखनी है उससे एक महाकाव्य का प्रणयन हुआ था जिसका नाम था राघव विलास। कुल मिलाकर विश्वनाथ ने जो ग्रंथ लिखे थे उनमें से 9 ग्रंथ आज हमें प्राप्त होते हैं और वे प्रामाणिक है कि उनके द्वारा ही लिखे गए हैं, इसलिए उनका नाम यहाँ पर हम दे रहे हैं।
उनका पहला ग्रंथ है राघव विलास, जो कि महाकाव्य है। कुवलयाश्व चरित ये प्राकृत काव्य है। चंद्रकला एक नाटिका है। प्रभावती परिणय एक नाटक है। प्रशस्ति रत्नावली, करमभक्त, षोडश भक्त और नरसिंह विजय ये एक खंड काव्य है। कंस वध एक काव्य है। साहित्य दर्पण एक काव्य शास्त्र है। और काव्य प्रकाश दर्पण, जो कि काव्य प्रकाश की टीका है, ये 9 ग्रंथ आचार्य विश्वनाथ ने लिखे थे। और इनमें से साहित्य दर्पण नामक जो काव्य शास्त्र है, उसी के कारण से उन्हें ख्याति भी प्राप्त हुई थी। साहित्य दर्पण इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है कि हर विश्वविद्यालय ने किसी न किसी पाठ्यक्रम में उसका अंश या पूरा का पूरा लागू किया है। ध्वन्यालोक, काव्य प्रकाश, रसगंगाधर जैसे प्रौढ़ काव्य शास्त्री ग्रंथों की गंभीरता और तलस्पर्शी चिंतन चाहे यहां न हो, किंतु काव्य शास्त्री प्रमेयता यहां सर्वाधिक उपलब्ध है। आप सबको ज्ञात है कि ध्वन्यालोक, काव्य प्रकाश, रसगंगाधर आदि में केवल काव्य क्या है और उस काव्य के कितने भेद हैं और उस काव्य से संबंधित जो भी रस, गुण, अलंकार आदि हैं, उनके विषय में ही चिंतन हुआ है। लेकिन साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में काव्य शास्त्र के साथ में नाट्य शास्त्र को भी लिखा था, जिसके कारण से ये ग्रंथ बहुत ही उपयोगी हो गया है, महत्वपूर्ण हो गया है। जो भी काव्य शास्त्र के साथ नाट्य शास्त्र को पढ़ना चाहे, उन्हें अलग अलग ग्रंथों को देखने की आवश्यकता नहीं है। वे केवल काव्य शास्त्र और या नाट्य शास्त्र को ही न देख करके एक स्थान पर इन दोनों को काव्य शास्त्र में, साहित्य दर्पण में देख सकते हैं, उनको जान सकते हैं। तो इस दृष्टि से साहित्य दर्पण एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति सिद्ध होती है, जिसकी उपयोगिता सबसे अधिक है। यह ग्रंथ इसलिए महनीय है कि इस पर बहुत सारी टीकाएं लिखी गई हैं। आज के युग में इस पर अनेक टीकाएं लिखी जा रही हैं, लेकिन हमारे से पूर्व भी अनेक जो साहित्य शास्त्री थे, उन्होंने उस पर अपनी लेखनी चलाई है। विश्वनाथ के पुत्र अनंत दास ने इसका प्रारंभ किया था पहले टीका लिख करके। उन्होंने लोचन नामक की एक टीका लिखी थी। डॉक्टर सुशील कुमार डे ने कहा है कि जम्मू कैटलॉग में एक अपूर्ण हस्तलिपि जो कि अनंत दास द्वारा लिखी गई है लोचन टीका के रूप में, वह प्राप्त होती है। मथुरानाथ शुक्ल नाम के एक लेखक हुए हैं, जिन्होंने अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया है और मालव प्रदेश के पाटलिपुत्र में वे रहते थे। उन्होंने राजा दलचंद्र की सभा में सभा पंडित के पद को सुशोभित किया था। उन्होंने भी साहित्य दर्पण पर टिप्पण नामक एक टीका लिखी थी। इनके अलावा पंडित रामचरण तर्कवागीश, जिन्होंने अपने जन्म से पश्चिमी बंगाल के वर्धमान जिले में रायबाटी नामक स्थान को अलंकृत किया था, उन्होंने भी वृत्ति नामक एक टीका साहित्य दर्पण पर लिखी थी। उन्होंने अपनी टीका 1700 ईस्वी में लिखी थी। इसका एक संस्करण 1915 में निर्णय सागर प्रेस द्वारा प्रकाशित हो चुका है। गोपीनाथ कविराज का नाम बहुत प्रसिद्ध है। डॉक्टर सुशील कुमार डे के अनुसार प्रभा नाम की एक टीका का प्रणयन हुआ था, जिसके लेखक पंडित गोपीनाथ कविराज हैं। कुछ आचार्य कहते हैं कि एक गोपीनाथ नाम के अन्य विद्वान थे, जिन्होंने इस प्रभा नामक टीका को लिखा था।
लेकिन डॉक्टर सुशील कुमार डे ने कहा कि नहीं, ये गोपीनाथ कविराज ही हैं जिन्होंने मम्मट पर सुमनो मनोहरा नामक टीका भी रची थी। श्री महेश्वर भट्ट नामक एक विद्वान हुए हैं। डॉक्टर सुशील कुमार डे ने कहा है कि यह महेश्वर संभवतः है महेश्वर न्यायालंकार ही हैं, जिन्होंने काव्य प्रकाश के ऊपर भी एक टीका लिखी थी और ये 7वीं शताब्दी के मध्य भाग में हुए थे। इन्होंने भी एक साहित्य दर्पण पर टीका लिखी थी जिसका नाम था विज्ञप्रिया। आपको यह जानकर बड़ा हर्ष होगा कि आचार्य कृष्ण मोहन शास्त्री, जो बहुत बड़े पंडित हैं, उन्होंने भी लक्ष्मी नाम की एक टीका साहित्य दर्पण पर लिखी थी, जिसका प्रकाशन 1955 ईस्वी में काशी संस्कृत ग्रंथमाला के अंतर्गत हुआ है। यह टीका बहुत महत्वपूर्ण है। यह बहुत विस्तृत होने के कारण से प्रतिपाद्य मर्म की तलस्पर्शी व्याख्या करती है। इसकी भाषा भी प्रांजल है। पंडित शालिग्राम शास्त्री बहुश्रुत विद्वान रहे हैं। उन्होंने साहित्य दर्पण पर विमला नाम की एक हिंदी टीका लिखी है, जो कि बहुत ही सारगर्भित एवं मौलिक है। बहुत विस्तार न होने पर भी इन्होंने प्रतिपाद्य का विवेचन बहुत सुंदर ढंग से किया है। यह टीका मोतीलाल बनारसी दास दिल्ली से प्रकाशित है। चंद्रकला नाम की एक टीका भी प्राप्त होती है, जो अभी छात्रों में बहुत लोकप्रिय है। इसके लेखक हैं आचार्य शेषराज रेग्मी। शेषराज शर्मा रेग्मी संस्कृत और हिंदी इन दोनों भाषाओं में लिखते हैं और यह टीका भी इन दोनों भाषाओं में है। यह टीका 2041 में श्री कृष्णदास अकादमी वाराणसी से प्रकाशित हुई थी। डॉक्टर सत्यव्रत सिंह, जिनका नाम हम सब जानते हैं, उन्होंने भी साहित्य दर्पण पर शशिकला नामक एक टीका लिखी थी। यह टीका भी हिंदी में लिखी गई है। हिंदी टीकाओं में इस टीका का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। लेखक की भाषा भाव गांधीर्य से भरी है तथा विषय के स्पष्टीकरण में सतत संलग्न दिखाई देती है। इस प्रकार से ये 9 टीकाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। एक टीका और है जिसका उल्लेख यहां करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आचार्य लोकमणि दाहाल एक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने जो लिखा है वह अपने आप में प्रमाण है। उन्होंने साहित्य दर्पण पर मंजू नामक एक टीका लिखी थी और यह टीका हिंदी अनुवाद के साथ संस्कृत में लिखी गई है। संस्कृत टीका बहुत ही प्रौढ़ भाषा में लिखी गई है। साहित्य शास्त्र के अध्येताओं के लिए टीका बहुत उपयोगी है। यह विषय का प्रतिपादन अत्यंत सहजता के साथ किया गया है। अन्य प्रमाणों से विषय को पुष्ट करना इस टीका की अन्य विशेषता है। छात्रों की दृष्टि से इस टीका की भाषा थोड़ी दुरूह है, किंतु परिश्रमी व व्युत्पन्न मतियों के लिए यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकती है। यह टीका अभी से हमें जहां प्राप्त हो ढूंढ लेनी चाहिए। यद्यपि यह टीका प्रथम से 6ठ परिच्छेद तक ही लिखी गई है और उसमें भी डॉक्टर त्रिलोकीनाथ द्विवेदी ने सहयोग किया है, यानी 6ठ परिच्छेद का आधा या उससे कम अधिक जो हिस्सा है वह डॉक्टर त्रिलोकीनाथ द्विवेदी ने भी लिखा था। इस प्रकार से ये 10 टीकाएं जो अभी प्रचलित हैं, बहुश्रुत हैं। और भी टीकाएं हमें यत्र तत्र प्राप्त होती हैं,
मुझे भी साहित्य दर्पण पर लिखने का अवसर प्राप्त हुआ है। श्री प्रभा नामक टीका मैंने लिखी है, जिसमें सर्वत्र अन्वय के साथ में शब्दार्थ और पदार्थ दे करके हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में मैंने टीका लिखी है। तो इस परंपरा में और भी अनेक विद्वानों ने अपने कार्य को अंजाम देने का बीड़ा उठा रखा है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे भी अपनी टीकाओं को लिख करके छात्रों के हित में जो भी बन पड़ता है करेंगे। अस्तु, आज हम विश्वनाथ के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में बताकर अपने इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। आप सब कौमुदी क्लासेज एंड रिसर्च सेंटर इस पर आकर के पढ़ सकते हैं, और हम बहुत सरल भाषा में और बहुत उत्तम ढंग से पढ़ाने का प्रयास करेंगे, यही कह सकते हैं। अस्तु, आप सबके लिए एक बार पुनः शुभकामनाएं। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।